नाराज होते हुए हरवंश राय बच्चन ने जया बच्चन के बारे में अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर तुम इस लड़की के साथ ट्रिप पर जाना ही चाहते हो तो सबसे पहले उससे शादी करो और फिर जाओ। 3 बच्चे संभालने पड़ते हैं। अच्छा, 3 कौन कौन से? 2 हमारे हैं और 1 मैं। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर आ गई और अमिताभ के पास पहुंचकर उनसे बात करने लगी, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ये सब देखकर जया बच्चन से देखा नहीं गया और Because I think it's very cheap. I mean, you know, I've been in the industry, I know. I mean, I'm his wife. I mean, it would be a pity if I start questioning him about things. इंदिरा गांधी ने देवराहा बाबा से एक ताजीब बनवाया, जिसे एक सफेद कपड़े में लपेटकर अमिताभ की तकिए के नीचे रख दिया। अमिताभ का बहुत खून बह चुका था, कई दिन तक होश नहीं आया और डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया। शोले फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में गब्बर ठाकुर को नहीं मारता बल्कि ठाकुर गब्बर को मारने वाला था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने 1984 सिख दंगों की पीड़िता जगदीश कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूरदर्शन के लाइव टेलीकास्ट में अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, खून का बदला खून से लेंगे। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। अमिताभ बच्चन की लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में अमिताभ की जिंदगी के कुछ हिस्सों के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। पहले बच्चन परिवार और गांधी परिवार के जो फैमिली रिलेशंस थे उनके बारे में, दूसरा रेखा, जया और अमिताभ बच्चन के संबंधों के बारे में, और तीसरा सिख दंगों में अमिताभ पर लगे आरोपों के बारे में। पूरी वीडियो में इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में हिंदी के जाने माने कवि हरिशंकर राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन के घर पर उनके पहले बच्चे का जन्म होता है। उस समय देश में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इसलिए बच्चे का नाम रखा जाता है इंकलाब यानी रेवोल्यूशन। हालांकि बाद में दोस्तों के कहने पर बच्चे का नाम बदलकर अमिताभ रख दिया गया, यानी अमिताभ बच्चन। इलाहाबाद में ही बच्चन परिवार के पड़ोस में मौजूद आनंद भवन में इंडिया का सबसे पावरफुल नेहरू गांधी परिवार रहता था। 1942 में कवयित्री सरोजिनी नायडू ने हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को नेहरू गांधी परिवार से मिलवाया, जहां से दोनों परिवारों के बीच लंबी दोस्ती की शुरुआत होती है। खासकर इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन के बीच, जो एक दूसरे की सबसे क्लोज फ्रेंड्स बन जाती हैं। तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी दोनों ने अपने धर्म से बाहर शादी की थी। तेजी सिख परिवार से आती थी और उन्होंने हिंदू कायस्थ कम्युनिटी से आने वाले हरवंश राय बच्चन से शादी की थी और उनके पिता भी इस शादी के खिलाफ थे। इसी तरह इंदिरा गांधी ने पारसी धर्म से आने वाले फिरोज गांधी से शादी की थी और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू भी इस शादी को खास पसंद नहीं करते थे। बच्चन और गांधी नेहरू परिवार दोनों ही इतने क्लोज थे कि जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतिम सांसें ली थी तब तेजी बच्चन इंदिरा गांधी के साथ वहां पर मौजूद थी। इंदिरा और तेजी का रिश्ता ऐसा था कि एक बार जब दिल्ली के गुलमोहर पार्क में बच्चन परिवार की पार्टी के दौरान बिजली कट जाती है तो तेजी ने सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन कर दिया और बड़ी खराबी होने के बाद भी केवल 35 मिनट के अंदर ही बिजली वापस आ जाती है। अमिताभ बच्चन उम्र में राजीव गांधी से 2 साल बड़े थे। दोनों परिवार लगभग एक ही समय पर इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होते हैं और यहां भी दोनों के घर पास ही मौजूद थे। अमिताभ और उनके छोटे भाई अजताभ दोनों का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आवास यानी 3 मूर्ति भवन में आना जाना आम बात थी। तेजी बच्चन एक सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थी और उन्हीं के कारण अमिताभ को एक्टिंग में इंटरेस्ट आया। इलाहाबाद में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अमिताभ बच्चन नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में यानी शेरवुड कॉलेज में पढ़ने के लिए चले जाते हैं और यहीं अमिताभ थिएटर भी करने लगे। 15 साल की उम्र में ही अमिताभ एक्टिंग के लिए अपना पहला अवार्ड जीत चुके थे, यानी थिएटर उन्हें बचपन से ही करना आता था। इस बीच राजीव और संजय गांधी भी देहरादून के दून स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। छुट्टियों के दिनों में अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी एक साथ घूमते और रोजाना राष्ट्रपति भवन के पूल में स्विमिंग किया करते थे। शेरवुड कॉलेज के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से डबल एमए की। यहां भी अमिताभ बच्चन किरोड़ीमल कॉलेज की थिएटर सोसाइटी यानी द प्लेयर्स से जुड़ जाते हैं और एक्टिंग सीखते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद अमिताभ बच्चन को बताया गया कि अगर उन्हें अच्छा जीवन जीना है तो कलकत्ता में एक अच्छी कंपनी में नौकरी पानी होगी। इसलिए अमिताभ बच्चन कलकत्ता चले गए और यहां शॉ वॉलेस कंपनी में अपनी पहली नौकरी करने लगे। इसके बाद अमिताभ शिपिंग फर्म यानी बर्ड एंड कंपनी में एक फ्रेट ब्रोकर के तौर पर काम करने लगे और यहां अमिताभ को शुरुआत में महीने के मात्र
470 रुपए महीने सैलरी मिलती थी। इधर 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी की बातें चलने लगी। राजीव से शादी करने के लिए सोनिया इंडिया आ जाती हैं और 43 दिन बच्चन परिवार के यहां पर रहती हैं। कारण यह था कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू किसी होटल में रहे या शादी से पहले उनके घर में रहे, इसलिए सोनिया गांधी को बच्चन परिवार के यहां पर रखा गया, यानी अमिताभ बच्चन के घर पर। सोनिया की शादी के मेहंदी जैसे कुछ रिवाज भी बच्चन परिवार के घर में ही हुए। हालांकि सोनिया की मां पाउला माइनो भी इटली से भारत आई हुई थी, लेकिन सोनिया की जो मां की रस्में थी जो शादी में, वो सब तेजी बच्चन ने निभाई। इस सब के कारण सोनिया तेजी बच्चन को अपनी तीसरी मां मानती थी, वहीं अमिताभ और अजताभ को अपना भाई। और यही कारण है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छोटे थे तब वे अमिताभ बच्चन को मामू कहकर बुलाते थे, यानी मामा। इस बीच अमिताभ ने 6 साल तक कलकत्ता में नौकरी करने के बाद साल 1968 में ट्रेन पकड़कर बंबई आ गए। यहां अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर जर्नलिस्ट और एलए इंडिया की फाउंडिंग एडिटर नीरजा शाह के फ्लैट पर रहने लगे। 6 फुट 3 इंच लंबे अमिताभ को बॉम्बे में अपनी लंबाई और दुबले पतले लुक के कारण रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। वो जिस भी फिल्म मेकर के पास जाते सबने कहा कि वे बहुत लंबे हैं और उनका रंग भी फिल्मों में काम करने के हिसाब से काला है। अमिताभ ने अपनी गहरी और भारी आवाज का भी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने भी अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया। अब 1969 में जब अमिताभ सब कुछ छोड़ने वाले थे तभी उनके भाई अजताभ को पता चला कि डायरेक्टर के अब्बास अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इस तरह से अमिताभ को अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तान मिलती है। इस फिल्म के लिए अमिताभ को 3000 रुपए मिली थी। फिल्म में अमिताभ ने एक मुस्लिम कवि का रोल निभाया जो गोवा को, जो कि उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था, उन पुर्तगालियों के राज से उसे आजाद कराना चाहता था। जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई तो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन अमिताभ को उनके इस रोल के लिए बेस्ट न्यू कमर का नेशनल अवार्ड मिलता है। इसी समय का एक किस्सा है कि एक दिन अमिताभ दिल्ली से आए अपने एक दोस्त के साथ कॉमेडी लेजेंड महमूद अली के पास पहुंचते हैं, जो उस समय अमिताभ के फ्लैटमेट अनवर अली के भाई थे। महमूद अली उसी समय नशे में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे क्या कहा जा रहा है, क्या बात हो रही है। उन्होंने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले और अमिताभ के दोस्त को देने को कहा। उन्होंने कहा कि वो अमिताभ से गोरा है और स्मार्ट है और एक दिन इंटरनेशनल स्टार बनेगा और ये पैसा महमूद के अगले प्रोजेक्ट में काम करने के लिए साइनिंग अमाउंट है। ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी थे। इधर अमिताभ के साथ हिंदुस्तान फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी और उन्हें अधिक फिल्में नहीं मिल रही थी। अमिताभ की मदद के लिए तेजी बच्चन ने इंदिरा गांधी से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अमिताभ के लिए नरगिस दत्त और सुनील दत्त से बात की। इंदिरा गांधी के कहने पर ही दत्त परिवार ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म यानी रेशमा और शेरा में अमिताभ को रोल दे दिया। ये बात 1971 की है। प्रोड्यूसर सावन कुमार टाक का दावा है कि तेजी बच्चन और राजीव और संजय गांधी ने उनसे अमिताभ को रोल देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। इस फिल्म में अमिताभ को एक गूंगे आदमी का रोल दिया गया था। हालांकि अमिताभ की ये दूसरी फिल्म भी नहीं चली, इसलिए अब अमिताभ बच्चन वॉइस ओवर और छोटे रोल्स करके अपना काम चलाने लगे, लेकिन इनसे उनके करियर को कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर आई फिल्म आनंद। आनंद में उस समय हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार राजेश खन्ना लीड रोल में थे और इस फिल्म को क्रिटिकली अक्लेम्ड किया गया और ये फिल्म भी खूब चली। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी एक्टिंग से सबको इंप्रेस किया, लेकिन बाद में भी उन्हें ज्यादा काम नहीं मिला। 1972 में अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में अपना पहला बड़ा लीड रोल मिलता है, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चलती। इसी साल अमिताभ ने जया भादुरी के साथ अपनी पहली फिल्म एक नज़र की। इस फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच प्यार की घंटियां बजने लगती हैं। जया पहली मीटिंग से ही अमिताभ से इंप्रेस थी और ये लव एट फर्स्ट साइट जैसा मामला था। इस तरह एक के बाद एक अमिताभ की लगातार 13 फिल्में फ्लॉप होती हैं, लेकिन साल 1973 में आई अमिताभ की फिल्म जंजीर ने पूरा मामला पलट दिया। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन की एंट्री थी। अमिताभ की जंजीर फिल्म जबरदस्त हिट होती है। जंजीर फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अमिताभ ने लंदन के लिए एक ट्रिप प्लान की, लेकिन जब हरवंश राय बच्चन को पता चला कि इस ट्रिप पर जया भी साथ जाएंगी तो वे बहुत नाराज होते हैं और अमिताभ से कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की के साथ जाना चाहते हो तो पहले उससे शादी करो और फिर जाओ, वरना तुम नहीं जाओगे। अमिताभ बच्चन अपने पिता की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने अगले ही दिन 3 जून 1973 को जया बच्चन से शादी कर ली। अमिताभ की शादी में केवल फैमिली मेंबर्स थे और कुछ करीबी दोस्त ही थे। नेहरू गांधी परिवार की तरफ से भी सिर्फ संजय गांधी ही इस
शादी में शामिल हो सके। इस तरह शादी के बाद अमिताभ और जया उसी रात लंदन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आगे की कहानी को जानने से पहले मैं आपसे एक जरूरी जानकारी साझा करना चाहता हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में आ जाओ और बहुत सारा पैसे कमा लो। लोग बिना सीखे ही सीधे शेयर मार्केट में पैसे लगाने लग जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है। लेकिन बिनोमो एक ऐसा ऐप है जहां पर आप रियल अकाउंट से सीधे पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय पहले डेमो अकाउंट से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जब ट्रेडिंग सीख जाएं तो ही अपने रियल अकाउंट से इन्वेस्ट करें। यह फीचर आपको कहीं और किसी ऐप पर नहीं मिलता सिवाय बिनोमो के। यहाँ डेमो अकाउंट में आप एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें आपको ये अनुमान लगाना होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे गिरेगा। अगर आपने मार्केट का सही अनुमान लगाया तो आपकी अर्निंग हो जाएगी, लेकिन अर्निंग करने के लिए चाहिए प्रैक्टिस। बिनोमो ऐप पर आपकी इस अर्निंग को आप एक क्लिक में सीधे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इस तरह बिनोमो ऐप पर डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करके आप अर्निंग का एक नया और सोर्स खोल सकते हैं। बिनोमो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपके लिए डाल दी है। बिनोमो पर डेमो अकाउंट बनाकर आपका ट्रेडिंग सीखने का अनुभव कैसा रहा, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आगे की कहानी। जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन को रेगुलर फिल्में मिलने लगीं। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ ने एक एंटी हीरो, एक एंग्री यंग मैन का रोल निभाया जो सिस्टम से परेशान होकर कानून के अपने हाथों में ले लेता है, और इस रोल को जनता के द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। अपने कैरेक्टर्स के जरिए वो जनता का गुस्सा दिखा रहे थे। बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ रही जनता को उनमें अपना चैंपियन दिखने लगा, जो उस सिस्टम को अटैक कर रहा था जिसने उन्हें गरीबी में रखा हुआ था। जिस हाइट और लुक के कारण अमिताभ को स्टार्टिंग में काम भी नहीं मिल रहा था, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा था, अब एंग्री यंग मैन वाली एक्शन फिल्म्स में यही उनकी सबसे बड़ी खूबी बन गई। इसी दौरान आई नमक हराम फिल्म के लिए अमिताभ को बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिलता है। 1975 में अमिताभ ने अपने करियर की दो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी, एक दीवार और दूसरी शोले। फिल्म शोले को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए और शुरुआती दिनों में इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया। एक न्यूज़पेपर ने लिखा कि अगर शोले जैसी मूवीज बनती हैं तो बॉलीवुड का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आती है और इसने इतिहास रच डाला। यह हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। शोले ने उस समय 15 करोड़ रुपए कमाए, जो किसी भी फिल्म ने नहीं कमाए थे। शोले में जब अमिताभ के कैरेक्टर जय की मौत होती है तो सिनेमा घर में लोग रोने लगते हैं। जर्मनी से एक लड़के को केवल इसलिए इंडिया लाया गया क्योंकि शोले फिल्म देखने के बाद उसे लगा कि अमिताभ सच में मर गए हैं और वो रोए जा रहा था। इस तरह शोले ने देश में एक नए सुपरस्टार को जन्म दे दिया। अमिताभ से पहले राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना जैसे पॉपुलर अभिनेता भी थे, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा कल्ट किसी का नहीं था। लोगों पर अमिताभ का जादू हो चला था। 1979 में कलकत्ता में याराना फिल्म के एक गाने की शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर्स ने कुछ हजार लोगों को बुलाया था, लेकिन अमिताभ की पॉपुलैरिटी देखिए कि इसके लिए 5 गुना लोग पहुंच गए। जब पुलिस ने एक दर्शक को पीट दिया तो हंगामा हो जाता है, भीड़ ने दंगा कर दिया। जब पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई तो अमिताभ बच्चन को बुलाया गया और उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मुक्का मार दिया। भीड़ ये देखकर खुश हो जाती है कि उनका हीरो उनकी तरफ से लड़ रहा है। भीड़ शांत हो जाती है। बाद में अमिताभ ने इंस्पेक्टर से माफी मांगी और कहा कि ये केवल एकमात्र सॉल्यूशन था जो मैं उस समय कर सकता था। यह अमिताभ की एंग्री यंग मैन वाली छवि ही थी जिसमें लोग एक ऐसे आदमी को देख रहे थे जो सिस्टम से लड़ रहा था। 1980 तक अमिताभ बच्चन वन मैन इंडस्ट्री बन चुके थे। अमिताभ के नाम से ही फिल्में बिकने लगी। फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्में खरीद लेते थे। हर प्रोड्यूसर अमिताभ को ही अपनी फिल्म में लेना चाहता था क्योंकि अमिताभ का फिल्म में होना हिट होने की गारंटी था। 1978 में अमिताभ ने त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर के रूप में 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। हालांकि अमिताभ पर्दे पर तो सिस्टम का विरोध करने वाले हीरो का रोल निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में वे खुद उस सिस्टम के पार्ट थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने 21 महीने के लिए इस देश पर इमरजेंसी लगाई तो अमिताभ बच्चन ने इसे डिफेंड किया। इसके कारण मीडिया कहने लगी कि वो अपने दोस्त संजय गांधी के साथ हैं जो इमरजेंसी में कई तरह की ज्यादतियां कर रहे थे। जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए तब भी अमिताभ चुप रहे। राशिद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि सालों बाद अर्नब गोस्वामी को टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन ने आपातकाल पर विचार रखे। उन्होंने स्वीकार किया कि आपातकाल के डिसीजन से उन्हें गुस्सा नहीं आया था, लेकिन शायद आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ ना बोलना
उनका सही डिसीजन नहीं था, ऐसा अमिताभ ने अर्नब गोस्वामी को खुद कहा। इंटरेस्टिंगली अमिताभ की शोले फिल्म भी इमरजेंसी के दौरान ही रिलीज हुई थी और डायरेक्टर और राइटर्स को नहीं लग रहा था कि सेंसर बोर्ड इसे इतनी आसानी से पास करेगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक वायलेंस था। माना जाता है कि यहां पर अमिताभ की नेहरू गांधी परिवार के साथ दोस्ती काम आती है और सेंसर बोर्ड ने छोटे मोटे कट्स के साथ इस फिल्म को पास कर दिया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की एंडिंग बदलवाई। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ठाकुर गब्बर को मारने वाला था, लेकिन सेंसर बोर्ड को लगा ऐसा वायलेंस माहौल को खराब कर सकता है। इसके कारण डायरेक्टर रमेश सिप्पी को फिल्म की एंडिंग दोबारा से शूट करनी पड़ती है, जिसमें ठाकुर गब्बर को पुलिस के हवाले कर देता है। इमरजेंसी में न्यूज पर तो कंट्रोल किया ही जा रहा था, फिल्म जर्नलिज्म को भी सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा था। अमिताभ और जीनत अमान से रिलेटेड गॉसिप्स को भी न्यूज़पेपर से हटवा दिया गया। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया, तो अमिताभ बच्चन ने खुद को गांधी परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता में लिखा है कि संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी बताते हैं कि तब बच्चन परिवार को एक रैली में बुलाने की बात हुई थी, लेकिन तेजी बच्चन ने इससे मना कर दिया और कहा कि इससे उनके बेटे अमिताभ के करियर पर यानी फिल्मी करियर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। संजय गांधी इससे काफी नाराज होते हैं और कुछ समय के लिए दोनों परिवारों के संबंध टूट जाते हैं। इमरजेंसी के दौरान ही अमिताभ और रेखा के बीच अफेयर की खबरें आने लगी। अमिताभ और रेखा ने पहली बार 1973 में आई फिल्म नमक हराम में साथ काम किया था, लेकिन इसमें रेखा राजेश खन्ना के अपोजिट थी, ना कि अमिताभ बच्चन की हीरोइन नहीं थी। इसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ ने रेखा को वजन कम करने के लिए और अपने डिक्शन यानी उनके उच्चारण को सही करने और मेकअप पर काम करने के लिए सजेशन दिया। रेखा ने अमिताभ की सलाह को बहुत सीरियसली लिया और खुद को एक ऐसे रूप में चेंज कर लिया जिसने अपने जमाने की हेमा मालिनी, परवीन बाबी और जीनत अमान जैसी बड़ी बड़ी हीरोइन को पीछे छोड़ दिया। रेखा का ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा ड्रामेटिक था कि जब 3 साल बाद 1976 में दो अनजाने फिल्म में उन्होंने पहली बार अमिताभ की हीरोइन के तौर पर काम किया, तो अमिताभ उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अभी भी उनका डिक्शन उतना सुधरा नहीं था और वो हिंदी और उर्दू के डायलॉग बोलने में अटकती थी। एक बार रेखा अपने डायलॉग से याद नहीं कर पाई तो अमिताभ बच्चन उन पर भड़क गए। अगले ही दिन रेखा ने एक बड़े डायलॉग को एक ही बार में बोलकर अमिताभ को दोबारा से हैरान कर दिया, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली फिल्म अलाप तक ये दोनों अच्छे दोस्त एक दूसरे के करीब आने लगे। अब दोनों के बारे में बातें उड़ने लगी जो मैगजीन्स के कवर तक पहुंच गईं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शूटिंग के बाद रेखा और अमिताभ रेखा के एक दोस्त के बंगले में कई घंटे साथ में गुजारते हैं, लेकिन इन दोनों की जोड़ी का फिल्मी करियर ठीक नहीं चल रहा था। रेखा और अमिताभ की दो अनजाने और अलाप दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई और फिल्म मेकर्स अब इन्हें दोनों को एक साथ लेने में डरने लगे। इसी बीच प्रकाश मेहरा ने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए उनके साथ खून पसीना नाम की एक फिल्म बनाई जो हिट होती है। इसके बाद दोनों ने अगले 5 साल में 12 फिल्में साथ में की, जिनमें गंगा की सौगंध, कस्में वादे, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग जैसी हिट फिल्में शामिल रहीं। गंगा की सौगंध तक उनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस वक्त की रिपोर्ट्स के अनुसार जब अमिताभ अपनी फिल्म की हरिद्वार में शूटिंग कर रहे थे, तब एक बदमाश रेखा को गालियां देने लगा। अमिताभ उसके पास ही बैठे थे और उन्होंने अपनी सीट से उछलकर उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। इस घटना के बाद दोनों के बीच अफेयर की खबरें अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गईं। इसी बीच साल 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर पहुंच जाती हैं, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। यहां वे अमिताभ के पास पहुंची और उनसे बात करने लगी। जया बच्चन ने काफी समय तक शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने सिर झुका लिया और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। खबरें छपने लगी कि रेखा और अमिताभ ने सीक्रेटली शादी कर ली है। एक मैगजीन ने तो यह भी छाप दिया कि रेखा प्रेग्नेंट है। राशिद किदवई की किताब नेता अभिनेता के अनुसार इन मीडिया रिपोर्ट्स और रेखा के मंगलसूत्र और सिंदूर में आने से जया बहुत अपसेट हुई थी। एक दिन उन्होंने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया और यहां उनसे साफ कह दिया कि वे किसी भी स्थिति में अपने पति को नहीं छोड़ेंगी। एक्टर रंजीत बताते हैं कि रेखा ने उनसे उनकी एक फिल्म की शूटिंग को सुबह शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की थी ताकि वे शाम का समय अमिताभ के साथ गुजार सकें। जब रंजीत ने इससे मना कर दिया तो रेखा ने फिल्म ही छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया। इसके बाद अमिताभ, रेखा और जया बच्चन के बीच एक मजेदार कहानी घटती है। दरअसल यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के पास सिलसिला फिल्म का प्रोजेक्ट लेकर पहुंचे। इस फिल्म में यश चोपड़ा, रेखा और जया बच्चन दोनों को ही अमिताभ बच्चन के साथ में रखना चाहते थे। फिल्म में रेखा का रोल अमिताभ की गर्लफ्रेंड का था, वहीं जया बच्चन का रोल उनकी पत्नी का था। कहा जाता है कि जया ने पहले इस फिल्म में
काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वे इसके लिए तैयार हो गईं। राशिद किदवई ने अपनी किताब में लिखा है कि बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने इसके पीछे का कारण बताया है, यानी कि जया बच्चन इस फिल्म में शामिल होने के लिए क्यों रेडी हुई, इसका कारण बताया है। इसके पीछे का कारण सिलसिला की एंडिंग थी। इसमें पति अंत में गर्लफ्रेंड को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। इस एंडिंग के जरिए जया बच्चन सभी को क्लियर मैसेज देना चाहती थी कि वे अमिताभ की पत्नी हैं और वे ही अंत में जीतेंगी। हुआ भी यही। सिलसिला रेखा और अमिताभ की साथ में की गई आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। फिल्म सिलसिला रिलीज होने के लगभग 30 साल बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर यश चोपड़ा ने रेखा और अमिताभ के रिलेशनशिप में होने की बात को कंफर्म किया। यश चोपड़ा ने बताया कि रेखा और अमिताभ सिलसिला से पहले से ही रिलेशनशिप में थे। मैं हमेशा डरा हुआ रहता था क्योंकि ये एक रियल लाइफ सिचुएशन थी जिसे रियल लाइफ पर उतारा जा रहा था। जया बच्चन पत्नी हैं और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। असल जिंदगी में भी यही स्टोरी थी। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने भी रेखा और अमिताभ के बीच के अफेयर को कंफर्म किया और कहा कि दोनों की तरफ से अट्रैक्शन था। रेखा कई बार अमिताभ के लिए अपने प्यार का इजहार कर चुकी हैं, लेकिन अमिताभ ने कभी भी रेखा के साथ अपने अफेयर को स्वीकार नहीं किया। अमिताभ के रिश्ते से इनकार करने पर रेखा ने नवंबर 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी इमेज, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये किया है। पब्लिक को उनके लिए मेरे प्यार और मेरे लिए उनके प्यार के बारे में क्यों जानना है। मैं उन्हें प्यार करती हूं और वो मुझे प्यार करते हैं। रेखा आगे कहती हैं कि मिस्टर बच्चन अभी भी पुराने ख्यालात के हैं। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते तो अपनी पत्नी को क्यों करेंगे। रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरों के बीच जुलाई 24, 1982 के दिन कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को जानलेवा चोट लग जाती है। को स्टार पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ एक टेबल के किनारे से टकरा गए, जिससे उनका पेट बुरी तरह से घायल हो जाता है। अमिताभ को सीवियर इन्फेक्शन हो गया और उनकी जान पर बनाई। अमिताभ को तुरंत ही एयरलिफ्ट करके मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक अमिताभ का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वे कई दिन तक बेहोश रहे। अमिताभ कहते हैं कि उन्हें डॉक्टरों ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। देश और दुनिया भर में अमिताभ के फैंस उनकी सलामती की दुआ मांगने लगे। हजारों लोग खून देने और प्रेयर्स के लिए अस्पताल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अफवाहें तो ये भी थी कि इस एक्सीडेंट के बाद जब अमिताभ हॉस्पिटल में भर्ती थे तब रेखा को उनसे मिलने नहीं दिया गया था। इसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। वहीं दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच जो मनमुटाव था वो इस घटना के बाद दूर हो जाता है। संजय गांधी की मौत को ज्यादा समय नहीं हुआ था और अब अमिताभ की भी जान खतरे में होने से दोनों परिवार एक बार फिर से साथ आ गए। राजीव गांधी अमेरिका का अपना दौरा रद्द करके उनके पास पहुंच गए। वहीं अमेरिका के अपने दौरे से लौटने के बाद इंदिरा गांधी बॉम्बे पहुंच जाती हैं और अस्पताल जाकर अमिताभ से मिलती हैं। इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी रहे माखनलाल फूतेदार अपनी ऑटोबायोग्राफी द चिनार लीव्स में बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने देवराहा बाबा से एक ताबीज बनवाया, जिसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अमिताभ के तकिए के नीचे रख दिया गया। इस बीच उन्होंने अपने पारिवारिक पुजारी से अमिताभ के लिए विशेष पूजा भी करवाई। जब अमिताभ ठीक हो गए तो ताबीज को अरब सागर में फेंक दिया गया। कुल मिलाकर इस घटना ने दोबारा से बच्चन और गांधी परिवार को करीब ला दिया। अमिताभ 2 महीने हॉस्पिटल में रहे और इसके बाद 3 महीने दिल्ली के मेहरौली के एक फार्म में रहे। जनवरी 1983 में एक बार फिर अमिताभ ने कुली फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। मनमोहन देसाई ने एक्सीडेंट के कारण ओरिजिनल एंडिंग को चेंज कर दिया ताकि अमिताभ का कैरेक्टर जिंदा रहे। इधर 23 जून 1980 को संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। जब संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए तो अमिताभ उनके इनर सर्कल का हिस्सा बन गए। अब खबरें आने लगी कि अमिताभ बच्चन भी अब राजनीति में आने की सोच रहे हैं। माखनलाल फूतेदार की माने तो इंदिरा गांधी ने राजीव को चेतावनी देते हुए अमिताभ को राजनीति में ना लाने को कहा था। राजीव ये सुनकर हैरान थे, लेकिन इसी बीच 31 दिसंबर 1984 को सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उस समय राजीव बंगाल में थे। वहीं सोनिया घायल इंदिरा को हॉस्पिटल लेकर पहुंची। तेजी बच्चन राहुल और प्रियंका गांधी को स्कूल से लेकर आईं और उन्हें अपने घर ले आईं। इंदिरा की हत्या के बाद देश भर में खासकर दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए। इन दंगों में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए।
इनमें पश्चिम दिल्ली की पालम कॉलोनी में रहने वाली जगदीश कौर का परिवार भी शामिल था। खून की प्यासी भीड़ ने उनके घर में घुसकर उनके पति और बेटे की हत्या कर दी। उनके 3 भाइयों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। जगदीश कौर आरोप लगाती हैं कि अमिताभ बच्चन ने भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया था। वे कहती हैं कि इंदिरा की हत्या के बाद दूरदर्शन पर एक लाइव टेलीकास्ट में अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा था, खून का बदला खून से लेंगे। दंगों में अपने 40 परिजनों को खोने वाले त्रिलोकपुरी के रहने वाले बाबू सिंह दुखिया का भी कुछ ऐसा ही कहना है। दंगों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में बाबू सिंह दुखिया ने भी दूरदर्शन पर अमिताभ के भड़काऊ भाषण का जिक्र किया। उनके अनुसार इस भाषण में अमिताभ ने कहा था कि सिखों ने केवल इंदिरा गांधी की हत्या नहीं की है, बल्कि राष्ट्रमाता की हत्या की है। खून की छींटे इंदिरा को मारने वालों के घर तक पहुंचने चाहिए। लेकिन दूरदर्शन पर दिए गए जिस भाषण के आधार पर अमिताभ पर ये आरोप लगाए जाते हैं, उसका वीडियो आज तक सामने नहीं आया है और डॉक्यूमेंट्री में भी इसकी कोई क्लिप नहीं थी। बाबू सिंह का कहना है कि अमिताभ इतने पावरफुल हैं कि उनके इस भड़काऊ भाषण के सारे सबूत नष्ट कर दिए गए थे। वहीं इस भाषण के बारे में अमिताभ कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था। उन्होंने 2011 में श्री अकाल तख्त साहिब को पत्र लिखते हुए कहा कि वे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपने पत्र में अमिताभ ने 1984 के सिख दंगों को देश के इतिहास का कलंक बताया। बहरहाल असली सच्चाई क्या है, ये शायद ही कभी पूरी तरह सामने आ पाए। अमिताभ सच हैं या पीड़ित परिवार, लेकिन ये सच है कि अमिताभ पर लगे ये आरोप भले ही सच्चे हों या झूठे हों, लेकिन इन आरोपों ने अमिताभ के ऊपर जीवन भर के लिए कलंक जरूर लगाया है। आगे अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के कहने पर कांग्रेस की राजनीति में उतरते हैं, सांसद बनते हैं और उनके ऊपर एक स्कैम में नाम आने का एक बड़ा कलंक भी लगता है। कैसे अमिताभ बच्चन राजनीति में आते हैं और आखिर किस कारण से अमिताभ ने सांसदी से इस्तीफा दिया? आखिर क्या कारण थे कि जया बच्चन ने आगे गांधी परिवार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया? और क्या वजह थी कि अमिताभ बच्चन कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ हो गए? कैसे मनमोहन सिंह के समय अमिताभ बच्चन के घर एक के बाद एक नोटिस भेजे गए? अमिताभ की 1984 से लेकर अब तक की पूरी कहानी दूसरे एपिसोड में। यह अमिताभ बच्चन पर लाई हमारी सीरीज का पहला एपिसोड था। अमिताभ बच्चन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से YouTube को पता चलता है कि ये चैनल इंपोर्टेंट है और अच्छी स्टोरी लेकर आता है, और फिर YouTube इस चैनल की ग्रोथ करता है, इसे रिकमेंड करता है। इसलिए 1 मिनट निकालकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।